हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ चुके हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें दिया हुआ है, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमारे पास दो आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स हैं और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट रिसीव करते हैं। F1 और F2 फ्रीक्वेंसी की लाइट वो रिसीव करते हैं। और क्वेश्चन में दिया है कि द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट आर V1 एंड V2, तो आपको V1 V2 F1 F2 में रिलेशन बताना है। तो ये आपके पास एक फोटो कैथोड है और इसका मतलब है कि यहां पर जब फोटोन इंसिडेंट करवाए जाते हैं तो इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की सहायता से मैं लिख सकता हूं कि हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू एफ माइनस फाई नॉट। ये होता है आपके पास वर्क फंक्शन, ये होती है फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये होती है। तो आप इन दोनों आपके पास जो केसेस हैं, इन दोनों केसेस के लिए आप ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहां पे मिलेगा हाफ इंटू m इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू F1 माइनस फाई नॉट। और ऐसे आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h इंटू F2 माइनस फाई नॉट। अब आपको यहाँ पे V1 V2 F1 F2 में रिलेशन चाहिए, फाई नॉट आपको नहीं चाहिए। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से। सो फाई नॉट से फाई नॉट चला गया, आपको मिलता है h इंटू F2 माइनस F1 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय m इंटू F2 माइनस F1। तो ये जो है F2 माइनस F1 और V2 माइनस V1, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय m इंटू F1 माइनस F2। तो डी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एवरेज फोर्स exerted by the light wave on a non-reflecting surface of this much area is equal to this much Newton। और आपको दिया है कि during the 40 minutes of time spent the energy flux of the light just before it falls on the surface कितना होगा। तो आपसे पूछा गया है कि ये फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट, यानी कि आपसे इंटेंसिटी पूछी जा रही है। इंटेंसिटी पूछी जा रही है, और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर यूनिट टाइम में पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी एनर्जी पास हो रही है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दिस इज पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। और या फिर से लिख सकते हैं आपकी एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, कि इतने टाइम में इतने एरिया से कितनी एनर्जी निकल रही है, उनका इस तरीके से आप रेशियो ले देंगे, इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आपको इंटेंसिटी मिल जाती है। अब बात हो रही है यहाँ पे फोर्स की बात भी की गई है, और सरफेस जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस पर फोटोन जो हैं वो आकर गिर रहे हैं, और फोटोन आ रहे हैं लेकिन वापस नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ये पूरे के पूरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फोर्स की यदि बात करें तो फोर्स को लिख सकता हूं, एवरेज फोर्स को डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो यहां पे हम फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करें तो फाइनल लीनियर मोमेंटम 0 के बराबर है, बिकॉज कोई भी फोटोन लौट के नहीं जा पा रहा है। सो फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इनिशियल मोमेंटम जो है वो है आपके पास h बाय लैम्डा के बराबर, इसे लिख सकते हैं h बाय लैम्डा, ठीक। और यहां पे और क्या कर सकते हैं, h अपॉन लैम्डा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या फिर इसको h न्यू भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी चाहे जो लिख सकते हैं। तो यहां से आपको एवरेज फोर्स की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज h अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा टी। तो ये आपको मिल गया फोर्स, ठीक। अब हम फोर्स हमें मिल गया यहां से, तो फोर्स तो क्वेश्चन में दिया है, तो यहां से लैम्डा मिल जाएगा आपको, ठीक। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन f डेल्टा t, ये आपको लैम्डा मिल गया। अब बात करें एनर्जी की, आप जानते हैं कि फोटोन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो hc बाय लैम्डा के बराबर होती है एनर्जी,
और एनर्जी को एरिया से डिवाइड कर दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें इंटेंसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे एरिया से डिवाइड किया, यहाँ पे एरिया से डिवाइड किया, यहाँ टाइम से डिवाइड किया, यहाँ टाइम से डिवाइड किया, तो आपको यहाँ पे इंटेंसिटी प्राप्त हो जाती है। तो इंटेंसिटी बन जाती है आपके पास hc अपॉन लैम्डा इंटू a डेल्टा t। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू जो है फोर्स की टर्म्स में उसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू hc बाय a डेल्टा t। लैम्डा की जगह रखेंगे हम h अपॉन f डेल्टा t। तो यहाँ से डेल्टा t से डेल्टा t चला जाता है और आपको मिलता है यहाँ से hcf डिवाइडेड बाय ah। h से h भी चला गया तो cf अपॉन a, आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻8 इंटू f कितना है आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 30 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर पूछा है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो नीचे डिनोमिनेटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने दीजिए, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने दीजिए। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको 3 से गया ये 10 बार, 10 से गया ये 1 बार चला गया, तो ये मिल जाता है आपके पास 2.5 इंटू 10⁻1, 25 आपको आंसर मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल in the context of photoelectric effect depends upon which of these quantity। तो यदि हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब लोग जानते हैं कि जब एक फोटो सेंसिटिव प्लेट पर फोटोन गिराए जाते हैं, फोटोन आए तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सामने वाली प्लेट पर जाने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के अक्रॉस लगा दें, हम एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक चलता हुआ बढ़िया काम करता हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, और हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना चाहते हैं, हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ना आ पाए, तो हम एक नेगेटिव पोटेंशियल जो है यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, और एक इतना नेगेटिव पोटेंशियल हम लगा दें जिससे ये फास्टेस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रुक जाएं। तो हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को, हम उस नेगेटिव पोटेंशियल की बैटरी को के ईएमएफ को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और यहाँ पे एक इक्वेशन होती है E इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई नॉट, और या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं E इंटू वी एस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस पाई नॉट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और ये लैम्डा पे डिपेंड कर रही है। फाई नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। यदि वेवलेंथ होता तो वेवलेंथ भी हम टिक कर देते हैं यहाँ पे। इंटेंसिटी हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं फोटॉन्स की, तो फोटॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकना है। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकना है, इसका मतलब जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से कि दो स्ट्रीम है फोटॉन्स की, ओके, possessing energy equal to twice and 10 times of the work function। तो मैं मान लेता हूं कि पहला एक आपके पास जो स्ट्रीम है उसकी जो एनर्जी है वो 2 टाइम्स है वर्क फंक्शन के, और जो हमारे पास दूसरा स्ट्रीम है उसकी एनर्जी 10 टाइम्स है वर्क फंक्शन के, ओके, एंड दे आर इंसिडेंट ऑन द मेटल। द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted in the two respective cases is x is to y, then the value of x will be equal to। तो हम ये जानते हैं कि आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ई मैक्स, या इसको लिख सकते हैं हाफ m v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस पाई नॉट। ये एच सी बाय लैम्डा क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या है आपके पास वर्क फंक्शन। तो हम पहले वाले केस में लगा सकते हैं कि हाफ इंटू m इंटू वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है आपके पास 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले केस के लिए लगा सकते हैं हाफ
m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 फाई नॉट माइनस फाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9। तो यहाँ से आपको मिलता है v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो यानी कि ये मिल गया आपके पास x अपॉन y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर। तो x आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन टाइप का है क्वेश्चन। और असर्शन दिया है आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक ज्यादा बेहतर रिजॉल्विंग पावर अचीव कर लेता है देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं क्या होता है कि सिंपल हमारे पास लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है और हम उन लेंसेज की फोकल लेंथ, अपर्चर, उनके बीच का डिस्टेंस वेरी करवा के हम मैग्निफिकेशन प्राप्त करते हैं, रिजॉल्व कर पाते हैं चीजों को। अब यहाँ पे रीजन में दिया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन इज मच लेस वेवलेंथ देन ऑफ विजिबल लाइट। तो माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप का काम होता है चीजों को बड़ा करके देखना, लेकिन चीजों को बड़ा करके देखने में दिक्कत ये आती है कि जो इमेज क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। जैसे आप सोचिए आपके पास जो है नॉर्मल एक लाइक 12 मेगापिक्सल आपके पास कैमरा है आपके फोन में, और आपने जो है उसको 50 टाइम्स जूम कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करके आपने उसको 20 टाइम्स जूम कर दिया है, तो आप देखते हैं कि जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आप पहचान नहीं पाते हैं कि पेड़ कौन है और ये इंसान कौन है, राइट। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को डिस्टिंक्ट इमेज बना पाना, दोनों पॉइंट्स की इमेज बन पाना जिसको हम जो है इसको डिस्टिंग्विश कर पाए। तो दो ऐसे पॉइंट्स जिनका बीच का डिस्टेंस d है और मिनिमम डिस्टेंस जिसको रिजॉल्व कर पाए हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारा जो माइक्रोस्कोप है, ये वैल्यू आती है d मिनिमम इज इक्वल टू क्या आती है, प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, समथिंग 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा। इस तरीके से एक फॉर्मूला आता है, वेव ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा कि दो पॉइंट्स जिनको रिजॉल्व करना है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। यानी कि लैम्डा जितना कम होगा उतना ही कम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो विजिबल लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ जो है h/mv, वो बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो v बहुत ज्यादा होने से लैम्डा बहुत कम होता है। लैम्डा बहुत कम होगा इसका मतलब d मिनिमम बहुत कम होगा, d मिनिमम बहुत कम होगा इसका मतलब कि दो पॉइंट्स जिनकी डिस्टिंक्ट इमेज हमें बनानी है, जिनको हमें रिजॉल्व करना है, वो बहुत नजदीक भी होंगे, तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बेटर रिजोल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, बिकॉज वहां पे विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप इसे याद भी रख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी याद रखें कि दो पॉइंट्स को रिजॉल्व करना है तो उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव surface illuminated by a light of wavelength this much is this. When the incident wavelength is changed to a new value, the stopping potential is this, the new wavelength. तो वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हमें ढूंढना है, तो ये बात हम जानते भी हैं that E into stopping potential Vs is equal to hc by lambda minus phi naught। तो हम इसे पहले वाले केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास E into 0.710 is equal to hc by lambda, that is 491 minus phi naught, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है 1.43 वोल्ट हो जाता है, सो E into 1.43 is equals to hc by lambda नहीं पता, और ये सेम रहेगा आपके पास वर्क फंक्शन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास वेरिएबल लैम्डा और फाई नॉट है। तो आप इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।
पहली में से दूसरी को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 आप कर देना, आपको आपका रिजल्ट जो है मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 और हमारे पास है प्रोटॉन 1H1। एक्सेलरेट किया गया है उनको एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। आफ्टर दिस देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर दिस एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के एक जनरल फॉर्मूले पे हम नजर मारें तो आपको पता चलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू H/P। और आप ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी Ke इज इक्वल टू P²/2m। तो यहां से लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर। सो आई कैन राइट H/2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो हम ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन है कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है और उस चार्ज को आप यहाँ पे पोटेंशियल जो है V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है। V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब चार्ज को यदि यहाँ पे मैं छोड़ देता हूं तो आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। यहाँ पे उसकी स्पीड जो है 0 के बराबर मान लेता हूं और जैसे जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड जो है v के बराबर हो जाएगी। तो जैसे यहां से यहां जा रहा है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ रही है, तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं दैट Q इंटू डेल्टा V। Q इंटू डेल्टा V इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपको मिल जाएगा Q इंटू V यानी कि Q इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ mv² या सिंपल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये फंडा होता है कि काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू V लिखने का। समझ गए, यहाँ पे हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू H/2m Q इंटू V। V का मतलब डेल्टा V है यहाँ से। तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है। H सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, तो M और Q पे बात जो है अटक जाती है। सो लैम्डा is proportional to 1/√m into Q। तो हमें रेशियो पूछा है प्रोटॉन और अल्फा का, तो लैम्डा प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √m अल्फा Q अल्फा डिवाइडेड बाय mp QP। तो यहां से m अल्फा को लिख सकते हैं हम 4 टाइम्स m0 और चार्ज को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स Q0 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको m0 और Q0। तो मिल जाएगा आपके पास लैम्डा P बाय लैम्डा Q लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 2√2। 4 दूनी 8, 8 का जो अंडर रूट है 2√2। तो 2√2 अप्रोक्सीमेटली 2.8 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 1.414 इंटू 2.8 1.414, ठीक बात है। तो हमारे पास आंसर 2.8 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2 फोटॉन्स हैं, उनके लीनियर मोमेंटम एक समान है। लीनियर मोमेंटम एक समान है। P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा होता है, H बाय लैम्डा, और होता है E बाय C। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें, E बाय C। तो उनकी वेवलेंथ एक समान होंगी। तो यदि मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो लैम्डा यदि समान है तो H तो समान होगा ही, लैम्डा भी समान होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, यदि वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया जाता है, तो यदि हम जानते हैं कि E की जो वैल्यू है, लैम्डा को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब एनर्जी भी इंक्रीज होने वाली है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन विल आल्सो डिक्रीज, तो डिक्रीज वाला जो है ये गलत है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। डी ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जिसकी आरएमएस वेलोसिटी से वो मूव करता है। तो नाइट्रोजन के लिए आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि 3kT/m। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ पे आप आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। 400 केल्विन टेम्परेचर है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम जानते हैं कितना होता है, H/P। इसको लिख सकते हैं H/√2m Ke।
और काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल के लिए हम जानते हैं, लिख सकते हैं 3/2 kT, तो आ जाएगा आपके पास H/2m इंटू 3/2 kT। तो यहाँ से 2 के नहीं, 2 से 2 चला जाएगा, तो आपके पास बचता है यहाँ पे रिलेशन H/√3m kT। तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं और आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। और आप ये भी जरूरत नहीं है इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो इसको लैम्डा को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/m इंटू VRMS, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे तो डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आपको मिलने वाला है। लैम्डा को H/m/VRMS लिख देना, आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे, तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी E से और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है, और अब उसमें एनर्जी जो है बढ़ा दी जाती है, डेल्टा E एनर्जी और दे दी जाती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो λ/2 हो जाती है। वी हैव टू फाइंड द डेल्टा E। सो क्वेश्चन के मुताबिक लैम्डा का जो फॉर्मूला है हम ये जानते हैं क्या होता है, H/2m काइनेटिक एनर्जी। पहले वेवलेंथ लैम्डा था और एनर्जी थी उसके पास E। अब डेल्टा E अमाउंट जो है और दिया जाता है इसमें, तो आ जाएगा आपके पास H/√2m E प्लस डेल्टा E इज इक्वल टू λ/2। तो इन दोनों जो आपके पास फॉर्मूले हैं इनको आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये ऊपर पहुंच जाएगा E प्लस डेल्टा E डिवाइडेड बाय E। तो यहां से मिल जाएगा 4 टाइम्स E इज इक्वल टू E प्लस डेल्टा E, और यहां से मिल जाएगा आपको डेल्टा E इज इक्वल टू 3 टाइम्स E। सो डेल्टा E इज इक्वल टू 3, आपको आंसर मिल जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है आपको कि इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E है, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट होता है इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। कोई भी रिलेटिविस्टिक जो है चेंज आपको कंसीडर नहीं करना है। तो सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन में E, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज Q है, मास m है, उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब ये यहाँ पे रखा होगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ Q इंटू E होने वाली है। और t टाइम की बात करें तो t बराबर 0 पे सिचुएशन ये है, t बराबर t पर ये यहाँ है, तो t बराबर स्मॉल t पर, t बराबर 0 पे यहाँ, t बराबर t पे यहाँ पहुंचेगा, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाने वाली है, उसको मैं लिख सकता हूँ u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास QE बाय m इंटू t। ये वेलोसिटी इसके पास होने वाली है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है हमें ना। तो लैम्डा को जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है, H/mv, या H/p भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d लैम्डा बाय dt कितना मिल जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ H/m, 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर, तो माइनस यहां लिख दिया v स्क्वायर इंटू dv बाई dt। ये चेन रूल से मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे जो है कर दिया है, ठीक है, चेन रूल लगाना आता होगा ये सबको। सो dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो यहाँ पे आप लिख देंगे किसी टाइम t पर एट t बराबर t। सो d लैम्डा बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू माइनस ऑफ H/m इंटू v स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर m स्क्वायर, और dv बाई dt यानी एक्सेलरेशन यानी कि कितना है वो आपके पास QE बाय m, एक्सक्यूज मी, तो आ जाएगा आपके पास QE बाय m। इस पूरे जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। Q से Q चला गया, M से M चला गया, आई थिंक सॉल्व कर लेंगे, आसान है, अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है इतनी, और
उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है सब्जेक्ट करवाया जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है आपके पास -E0 k कैप, और लैम्डा नॉट इज इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। तो पहले हम इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें, आपके पास फॉर्मूला होता है h/mv। सो h/m, इट का नेट आप निकाल लीजिए, रिजल्टेंट निकाल लीजिए इसका, तो मिल जाएगा आपके पास √v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर। तो आपको मिल जाता है यहाँ से लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h/√2m इंटू v0। तो ये आपको मिलता है इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए क्या होगा कि यानी टी टाइम के बाद कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यदि इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, और वेलोसिटी पे ही तो सारी बात डिपेंड कर रही है कि वेलोसिटी चेंज होने से डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम v = u+at जो है लगा सकते हैं, u+at लगा सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस में। सो फाइनल वेलोसिटी टाइम t के बाद पता नहीं कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0 i कैप प्लस v0 j कैप प्लस एक्सेलरेशन इज qe/m, एक्सेलरेशन qe/m, चार्ज कितना है -c, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है -E0 k कैप डिवाइडेड बाय मास कितना है m। तो यहां से आपको मिल जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 i प्लस v0 j और प्लस E0/m इंटू k कैप। अब इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, स्पीड निकाल देंगे, तो आपको मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर प्लस e स्क्वायर E0 स्क्वायर बाय m स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि स्पीड v इज इक्वल टू 2 टाइम्स v0 का स्क्वायर, 2 टाइम्स v0 का स्क्वायर प्लस e स्क्वायर और E0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से आप जो है आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा को लिख सकते हैं आप h/mv, ये लिख सकते हैं h/m इंटू v। v कितना है, यही है, यहाँ पे v0 को बाहर ले लेंगे, v0 को बाहर लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 प्लस e स्क्वायर E0 स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और यहाँ पे 2 को और कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा बाहर √2m v0, और यहाँ बचेगा आपके पास 1 प्लस e स्क्वायर E0 स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है, बिकॉज h/√2m v0 को मुझे बनाना है लैम्डा नॉट, तो आपको आंसर मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन √1 प्लस e स्क्वायर E0 स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। v0 स्क्वायर भूल गए, v0 स्क्वायर, ठीक, यहाँ v0 बाहर लिया है तो v0 स्क्वायर भी यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सो लास्ट में नीचे आना चाहिए 1 प्लस ऊपर लैम्डा नॉट, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन भी लग रहा है वैसे करेक्ट सा, लेकिन यदि आप ये नहीं करेंगे ना, आपने यदि लैम्डा h/m v0 को कर दिया ना लैम्डा नॉट, तो गलती हो जाएगी बहुत भारी। इस गलती का ध्यान रखें, ये गलती नहीं होनी चाहिए। लैम्डा नॉट की वैल्यू h/√2m v0 के बराबर होनी चाहिए।